कल हम जो पढ़ाया था उसमें किसी को डाउट है तो आप लोग डाउट भेज सकते हो। एनी डाउट्स कल हमने जो पढ़ा था अबाउट ग्रेविटेशन? शुभम, राहुल, विशाल, एनी डाउट्स? कल हमने जो पढ़ा था उसमें किसी को कुछ भी डाउट्स है? ओके, नो डाउट्स। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, मैक्सिमम लोगों में से किसी को डाउट नहीं तो हम लोग अभी आगे चल सकते हैं। ठीक है, तो जिस तरह ग्रेविटेशन में न्यूटन का एक रोल रहा है हमको ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन समझाने के लिए, उसी तरह एक केपलर करके भी साइंटिस्ट हुआ 1600 एडी के आसपास। इनका बर्थ था, इन्होंने इस टाइम अपने एक्सपेरिमेंट्स किए तो उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉज दिए थे। और इवन न्यूटन ने जो इनका थर्ड लॉ था उसको यूज़ कर, काफ़ी लोगों ने कल पूछा था कि सर 1/r² कैसे आया, तो वो एक्चुअल में वो केपलर बाबा की मेहरबानी है। केपलर बाबा ने ये लॉ दिया था, उन्होंने 3 लॉ बताए। आपको इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि साइंस में जो भी हम कुछ ये जितने भी साइंटिस्ट हैं इन लोगों ने जो लॉज दिए हैं एक्चुअली में ये कुछ एज्यूम करते हैं, मतलब ये परफेक्ट नहीं है। आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसे है कि साइंस जो साइंटिस्ट होते हैं वो कहीं ना कहीं जब कुछ एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं, कुछ बताना स्टार्ट करते हैं। थोड़ा अभी आवाज़ क्लियर है? आप हेडफोन का थोड़ा वॉल्यूम चेक करो कि बाकी लोगों का आवाज़ फिर क्लियर है। ये एक दो लोगों को समस्या आती है, विशाल को था, है ना? थोड़ा आप वो कीजिए, वॉल्यूम को थोड़ा चेक कीजिए। कई बार मैंने देखा माइक का इशू होता है, अपना हेडफोन जो होता है उसका इशू आता है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा, हाँ साइंटिस्ट लोग जब भी कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं वो कुछ एज्यूम करते हैं। ठीक है, कि हम ये एज्यूम करेंगे ऐसा होगा और उसके ऊपर वो कुछ थ्योरी लिखते हैं। और मान लो उन्होंने जो एज्यूम किया हो वो गलत हो तो इसका मतलब बाकी का थ्योरी गलत है। अब किसी भी साइंटिस्ट को होता है कि देखो उन्होंने स्टार्टिंग में जितने भी आपको दिए हैं, इसके जो ये था डार्विन का जो थ्योरी था, इवोल्यूशन थ्योरी, वो बाद में बहुत डिफीट हुआ। इवन यूएस में तो यूज नहीं होता है। तो साइंटिस्ट लोग कुछ भी जब स्टार्ट करते हैं एज्यूम करते हैं, और वो एक ह्यूमन है, ह्यूमन एरर पॉसिबल। तो ऐसा नहीं कि ये नियम एकदम परफेक्ट पक्के हैं, बट स्टडी एंगल से पढ़ाए जाते हैं। ये आप दिमाग दिमाग में बैठा के रखो, आपको पढ़ाई के एंगल से पढ़ना। ठीक है, चलिए अभी देखो केपलर का फर्स्ट लॉ, केपलर साइंटिस्ट थे, उन्होंने 3 लॉ क्या दिए। अभी आप लोग एक चीज तो जानते हो कि हमने नॉर्मली आजकल हम क्या देखते हैं कि भाई ये सन है, मान लो ये आपका सन हो गया और इसके आसपास प्लेनेट घूमते हैं। नॉर्मली क्या लोग बोलते हैं, ये पाथ कैसा कैसा है, सर्कुलर पाथ है एकदम, मैक्सिमम सर्किल की टाइप का है। थोड़ा सा चेंज हो सकता है बट मैक्सिमम क्या है, सर्किल। पर केपलर क्या कहते हैं, केपलर का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, द प्लैनेट्स मूव इन द इलिप्टिकल ऑर्बिट्स। अब इलिप्स क्या होता है, इलिप वर्ड से आता है इलिप्टिकल। ठीक है, एक वो सर्किल भी नहीं होता और फ्लैट भी नहीं होता, वो समथिंग ऐसा होता है ओवल शेप में, ये होता है इलिप्टिकल। जैसे सर्किल में क्या होता है, एक सेंटर होता है। आप 11th क्लास में जब आप साइंस लोगे तो आप इसको समझोगे। इलिप्स क्या होता है, ये सर्किल है, इसका एक ही सेंटर होता है सी। ठीक है, पर इलिप्स में क्या होता है, दो सेंटर होते हैं। इलिप्स में क्या होता है, दो सेंटर होते हैं। इसको हम बोलते हैं फोकस वन, इसको बोलते हैं फोकस टू। क्योंकि ये जो हाफ पार्ट होता है ये ऐसे ड्रॉ होता है, यहाँ पर हम लोग अपने प्रोडक्ट को रखते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ से हम ऐसे आर्क ड्रॉ करते हैं, यहाँ से इतना ड्रॉ करते हैं और यहाँ से इतना ड्रॉ करते हैं, फिर यहाँ रखते हैं, फिर इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं, समथिंग ऐसा। एक तरह से आप देखोगे ये दो सेमी सर्किल है बट जिनका रेडियस सेम नहीं है। सिंपल सा, ये दो सेमी सर्किल है जिनके एंड पॉइंट मीट तो होते हैं। मोटा मोटा अगर आपको भाषा में समझाऊं इलिप्स क्या होता है, इस तरह से इसका क्या हुआ है, ये दो सेंटर होते हैं। तो इलिप्स की भाषा में इसको सेंटर नहीं कहते, इसको हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, फोकस। और इसका जो प्लूरल टर्म, क्योंकि यहाँ पर दो फोकस होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, फोकी। ठीक है, एक होता था फोकस, ओवल भी समथिंग लाइक ओवल। ठीक है, तो पर केपलर क्या कहते थे, तो ये केपलर ने 1600 में बताया था।
केपलर कहाँ पर बैठे हैं, धरती पर, और किसकी पोजीशन बता रहे हैं, अर्थ की, किसके रिस्पेक्ट में, सन के रिस्पेक्ट। वो धरती पे बैठ के सोच रहे हैं। तो ध्यान दो कि वो कुछ नहीं, उन्होंने वहां गए नहीं, हमने स्पेस के बाहर कब जाना स्टार्ट किया, इसी ईडी में 1900 ईडी के आसपास, 1960 1965 के आसपास, ये 1600 ईडी में। तो यहाँ बैठ के सोच रहे हैं यार ऐसा होगा, ये सर्कुलर भी हो सकता है, ये एलिप्टिकल भी हो सकता है। तो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बोला जो प्लैनेट्स हैं ये मूव करते हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट में अराउंड द सन। ये आपको लॉज याद रखना है क्योंकि आपको एग्जाम में है। तो ये प्लैनेट्स हैं ये सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं, एंड सन एट वन ऑफ द इट्स फोकी। तो जो सन होगा या तो इस पोजीशन पे हो सकता है या इस पोजीशन पे हो सकता है, एक पोजीशन पे सन रहेगा ऑफ द इलिप्टिकल ऑर्बिट। ये आपको क्लियर पता होना चाहिए। ये आपका प्लेनेट है, समझो ये आपका अर्थ है, सन आपकी इस पोजीशन पे है। तो जो प्लेनेट है वो इसके इलिप्टिकल ऑर्बिट पे घूम रहा है और ये इसके वन ऑफ द फोकी पर है। ये आपको याद करना है स्टेटमेंट और डायग्राम। ये क्लियर सबको, ये पार्ट सबको क्लियर है जो मैंने बताया अभी। आपको एग्जाम में ऐसा आता है, राइट द 3 लॉज ऑफ द केपलर। जो केपलर ने 3 लॉज दिए थे ग्रेविटेशन के, आपको बताना। तो फर्स्ट लॉ क्या है, जितने भी प्लैनेट्स हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट में सन के अराउंड घूमते हैं, और सन क्या है, इस इलिप्टिकल ऑर्बिट के एक फोकी पर है। ठीक है, तो आप ऐसा एक डायग्राम बनाओगे। नेक्स्ट लॉ, सेकंड लॉ कैसे दिया केपलर ने, ये बहुत फेमस लॉज थे। सेकंड लॉ ऑफ केपलर क्या कहता है, अभी इन्होंने पहले बता दिया कि भैया जो प्लेनेट है वो इलिप्टिकल वे में घूमता है। ये आपका प्लेनेट मान लो अर्थ है, ये सन आपका है, ये इसके इलिप्टिकल पाथ में घूमता है। अभी क्या कहते हैं, एक एक शब्द का मतलब समझना। ईच प्लेनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन such a way that the line joining the planet to the line joining the planet to the sun sweep over equal area in equal interval। ये दो लाइन बड़े इंपॉर्टेंट है, ओवर इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब इसका मतलब क्या वो बताता हूँ। ठीक है, थ्योरम तो आपको याद करके लिखना है, इसका मतलब क्या होगा। मान लो ये प्लेनेट का पोजीशन यहाँ पर P1 है, समझो किसी पर्टिकुलर टाइम पे ये यहाँ पर P1 पे है, तो थोड़े टाइम T बाद इसको यहाँ से राउंड लगा रहा है, यहाँ तक आने में इसको कितना टाइम लग गया, T टाइम लग गया। अब इसकी पोजीशन कितनी हो गई, P2। समझो सब लोग, ये समझो पहले यहाँ पर P1 पे है, इसको P2 तक आने में कितना टाइम लग गया, T टाइम लग गया। ठीक है, अब ये क्या कहता है, ये P1 से P2 पर आया, इसमें जितना भी टाइम लगा उतने ही टाइम में ये जो एरिया है, ये देखो ना जो ब्लू एरिया किया गया है जिसको मैं रेड से मार्किंग कर रहा हूँ, ये जो एरिया है दैट एरिया विल इक्वल टू एनी अदर एरिया इस पूरे ऑर्बिट में। तो समझो इसकी पोजीशन यहाँ पर क्या थी, P3, और ये पोजीशन कौन सी है, P4। तो ये जो एरिया होगा ये दोनों एरिया इक्वल होंगे, इक्वल एरिया एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। समझे, P1 पे था, P2 पे चला गया, इसको कितना टाइम लगा, T। थोड़े टाइम बाद ये P3 पर आ गया, थोड़े टाइम बाद ये P4 पे आया, इसको भी सेम टाइम लगता है। ठीक है, अब इसने यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप देखोगे तो P3 से P4 का डिस्टेंस कम है, P3 से जो P4 का डिस्टेंस है दैट इज लेस देन P1 से P2, लेस देन P1 से P2। तो इसने क्या कंक्लूजन दिया कि जब भी प्लैनेट सन के पास में होता है, ये देखो ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है काफी नियरर है, तो जब प्लैनेट सन के पास में होता है वो फास्ट मूव करता है, और जब यही प्लैनेट सन से दूर रहता है ये स्लो मूव करता है। इसलिए यहाँ देखो P1 से P2 जो एरिया है वो इक्वल टू क्या है, ये P1 से P3 का जो एरिया है उसके इक्वल है। जो टाइम आएगा वो दोनों, ये टाइम दोनों में सेम है और दोनों का एरिया
सेम है। जैसे एक और एग्जाम्पल और मैं समझाता हूँ समझने में, क्योंकि इसने बैठे बैठे सोच लिया है। केपलर कोई बाहर तो गया नहीं है, यहाँ बैठे बैठे मन मर्जी सोच रहा है। आपको भी सोचना है, उसकी तरह आपको भी सोचना है। उसने अपना सोच के रिप्लाई लिख दिया। वापस बताता हूँ, ये आपका सन हो गया और ये आपका अर्थ है, ये आपकी अर्थ है। ये अर्थ की पोजीशन P1 है, थोड़ी देर में कहाँ पहुंच गई, P2। तो इस लाइन, इस प्लेनेट से, इस प्लेनेट का लाइन हमने इमेजरी लाइन है, इसको ड्रॉ कर दिया। ये कुछ ना कुछ एरिया पक्का आएगा, इस एरिया को कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ P1 से P2 तक चल के आया, तो कुछ ना कुछ टाइम पक्का लगेगा। तुमको एरिया पता लग गया और टाइम पता लग गया। तो ये क्या कहता है भाई, अगर अब इसका आप कोई दूसरा पोजीशन लोगे, समझो मैंने इसका पोजीशन ले लिया P3, तो P3 से ये आगे जा रहा है कितने टाइम के लिए, T टाइम के लिए, सेम समझो 1 घंटे का टाइम मान लेते कि P1 से P2 आने में कितना घंटा लगा, 1 घंटा लगा। तो P3 से 1 घंटा आगे ये समझो यहाँ पर पहुंच गया P4 पे। तो कहता है कि ये जो एरिया है ये इस एरिया के बराबर है। ये कहीं भी हो सकता है, या आप कहीं भी ले लो, ये P2 से लेके P3, ये एरिया भी इक्वल होगा। कॉमन क्या होना चाहिए, टाइम सेम होना चाहिए। 1 1 घंटे का अगर आप इक्वल इंटरवल बनाते रहोगे, इसने कहा ना इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसी में देखो, अगर मैं इसको ऐसे बना दूं, यहाँ पर हो, ये मेरा P5 हो जाएगा, ये मेरा P6 हो जाएगा, ये एरिया। वो कहना क्या चाहता है, P1 से लेके P2 तक का जो टाइम है वो P3 से लेके P4 का जो टाइम है वो भी T रहेगा, एंड P5 से P6 तक का जो टाइम है वो भी सेम रहेगा। वो मैं और ले लेता हूँ, चलो एक यहाँ ले लिया, ये मैंने ले लिया P7, और एक मैंने ले लिया ऐसे P8। ये जो एरिया है, ये P7 से P8 तक जाने में जो भी टाइम लगेगा वो सेम टाइम लगने वाला है। ये इसका कहना है, इसने एज्यूम किया है। तो आपको याद करना है। मैं आपको यहाँ पर इसका, क्योंकि इसने अपना थ्योरी दिया है, इसने इसका जस्टिफिकेशन नहीं दिया, इसने लिख दिया है कि भाई इक्वल टाइम में इक्वल एरिया वो कवर अप करेंगे। उस वो बताने क्या चाहता था कि भाई कभी प्लेनेट है फास्ट भी चलता है और कभी प्लेनेट स्लो भी चलता है। उसके कहने का मतलब ये था। ये उसने कब बात की है, वो 1600 AD की बात कर रहे हैं। वो अर्थ पे बैठ के सोच रहा है। और आपने कभी महसूस किया कि आपकी धरती स्लो चल रही है, फास्ट चल रही है? आपको आज तक महसूस हुआ 15 साल में? सर दैट मीन इफ द टाइम इज सेम देन ओनली डिस्टेंस विल बी इक्वल। नो डिस्टेंस, एरिया की बात कर रहा हूँ। तो देखो ये डिस्टेंस, दैट डिस्टेंस और इस डिस्टेंस में बहुत फर्क है। उसने पहले कहा था इलिप्टिकल है। इलिप्टिकल मतलब वो सब एक कोने में है और प्लेनेट दूसरे कोने में। सोचा ही नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, उसने तो जस्ट माइंड में सोचा लिख दिया। ऐसे लोग साइंटिस्ट बनते हैं। सोच, मैं पहले दिन क्या कर रहा, न्यूटन ने बैठ के क्या सोचा, एप्पल नीचे ही क्यों गिरा? तभी तो साइंटिस्ट बना। अपन सोचते नहीं। और ये अपनी अपनी पढ़ाई कैसी है, आप ये याद कर लो, इसने कहा था। अब एक बच्चा जो साइंटिस्ट बन क्या करेगा, इसको प्रूफ करने की कोशिश करे, यार ये हो कैसे सकता है, इसने ऐसा कैसा लिख दिया, मैं इसको कोशिश करता हूँ इसमें डीप में जाऊँ। तो ये आपको करना, समझे मेरी बात? मैंने क्या समझाया, मैंने मेरा आपको क्योंकि आपको कुछ चीज़ एग्जाम में लिखनी है, कुछ चीज़ें मुझे आपको एग्जाम पॉइंट से पढ़ानी है, याद रखो। कुछ चीज़ें मुझे आपको एग्जाम पॉइंट से पढ़ानी है। कुछ चीज़ें जो है ट्रूथ है, और कुछ चीज़ें फैक्ट होती है, और कुछ चीज़ें जस्ट मन से बताई जाती है। ये ऐसा है, ये वैसा है, ऐसा हो। इसलिए मैक्सिमम आप थ्योरी जो देखोगे, आप जब बड़े हो जाओगे, जब आप ग्रेजुएशन लेवल पे जाओगे ना, आप देखो इन्हीं थ्योरीज को, इन्हीं एजम्पन्स को रेफ्यूट किया गया है। इसलिए मोदी सरकार ये पढ़ाई थोड़ा चेंज करना चाहती है। यस। तो ये क्या कहता है, मतलब टाइम और एरिया सेम होता है एकदम से। वो अगर 1 घंटे में जितना एरिया कवर करेगा, उतने अगले घंटे में उतना ही एरिया कवर करेगा, बट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। स्कूल टीचर जस्ट गिविंग राइटिंग वर्क। हाँ भूमिका, आपको क्या नहीं समझा? आप लिखिए आपको क्या नहीं समझा, मैं उस चीज को समझाता हूँ।
मैंने कहा ये उसने एक लॉ दिया है और आपको इस लॉ को याद करना है, तो मैं आपको भी ये लॉ याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग कभी सोचा, आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों हुआ? नहीं सोचा ना। आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमको कई बार सोचना ही पड़ता है, पर यहाँ पर आपको एग्जाम पॉइंट से इसको याद करना है। तो केपलर ने क्या कहा, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे आपको दूसरी चीज बताता हूँ, आप यहाँ पर डिग्री में हो, ठीक है, आप यहाँ से डिग्री में हो, डू वी हैव टू राइट दिस लॉज? हाँ, आपको इन लॉज को, वैसे जो आपको बुकलेट मिली उसमें लॉज मैंने ऐसे डिटेल में लिखे हुए हैं, अच्छा, वहाँ पर नोट, वहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे भूमि का आप डिग्गी में हो, आप आधे घंटे में विश्रांतवाड़ी पहुंच जाते हो, ठीक है। आप यहाँ से चले, इस रास्ते आप चले, ठीक है, ए से लेके बी तक, ठीक है, और वापस आप आ गए यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको 1 घंटा लगा, यहाँ पर भी आपको 1 घंटा लगा, ठीक है। और आपने ये एरिया कवर अप किया। हमने डिस्टेंस और टाइम ये वाले ग्राफ पढ़े थे, वेलोसिटी टाइम वाले ग्राफ, वहाँ पर एरिया निकालते थे। आप डिग्गी में थे, आप वाड़ी गए, 1 घंटा जाने में, 1 घंटा आने में। अब भुवन क्या किया, भुवन आलंदी की तरफ गया, 1 घंटा इधर चला और 1 घंटा उसको वापिस आने में लगा, ठीक है। अब आप दोनों की स्पीड सेम है, दोनों की स्पीड सेम है, तो ये आप दोनों एरिया सेम कवर अप करोगे या नहीं करोगे? बेटा मैंने भेजी हुई बुकलेट्स, मैंने बुकलेट्स ग्रुप पे भेजी हुई है, आपको चाहिए तो फिर से। भूमिका समझे? आप डिग्री से कहाँ गए, वाड़ी, और भुवन कहाँ पर गया, आलंदी गया, सेम टाइम पे, दोनों का स्पीड भी सेम है, तो डिस्टेंस सेम होगा या नहीं होगा? दोनों डिस्टेंस सेम होगा। तो केपलर वही कह रहा है कि भाई इस प्लेनेट की जो पोजीशन है, प्लेनेट है, समझो उसकी पोजीशन यहाँ पर P1 है और यहाँ पर क्या है, P2 है। तो इसको P1 से P2 पे जाने के लिए समझो T टाइम लगता है, ठीक है। अब उसी में वो आगे क्या कहता है, अगर ये प्लेनेट, हाँ, अगर ये प्लेनेट आप समझो किसी P3 पोजीशन पर है और P3 से इसने चलना स्टार्ट किया, ये T टाइम में जहां पर पहुंचेगा उसको हम क्या बोलते हैं, P4 बोलते हैं। तो उसने इस P3 से इस सन को जोड़ दो और P4 से सन को जोड़ दो, ये जितना भी एरिया कवर अप होगा, ये कुछ एरिया होगा, जैसे सर्किल है, सर्किल का कुछ एरिया होता है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। हाफ का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। इसका 1/4 का एरिया निकालेंगे, क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। तो आप कितने पोर्शन का एरिया निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। मैं आपको कोई इस पोर्शन का एरिया निकालो, आप उसका भी निकाल सकते हो। तो क्या कह रहा है, ये जो एरिया होगा और ये जो एरिया होगा, ये दोनों की वैल्यू सेम होने वाली, वो दोनों की वैल्यू सेम होने वाली है। तो उसका कंक्लूजन क्या निकला, इसका मेन कंक्लूजन क्या था, वो कहना चाहता था जब प्लेनेट और सन के बीच में ये डिस्टेंस कम होता है, व्हेन डिस्टेंस इज लेस, तो वो फास्ट मूव करता है। वो क्या करता है, देखो P1 से लेके अगर मैं इसको मेजरमेंट करूं, तो जो डिस्टेंस है वो P3 से P4 के डिस्टेंस से बड़ा है, दिख रहा है सबको। P1 से लेके P2, ये जो डिस्टेंस अगर आप स्केल लेके मेजरमेंट करोगे और P3 से P4 को मेजरमेंट करोगे, ये जो डिस्टेंस है ये कम है। तो उसने क्या कहा, अगर सन और प्लेनेट के बीच में, मतलब अर्थ के बीच में अगर डिस्टेंस कम है, लेस है, तो उस टाइम उसका स्पीड क्या होगा, फास्ट होगा। और अगर सन और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस है अगर वो ज़्यादा होगा, मोर है या फार आप इसको लिख सकते हो, उस केस में उसका स्पीड स्लो होगा। ये उसका एजम्पशन है, यहाँ पर वाई वाला क्वेश्चन नहीं, उसने एज्यूम किया, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, इसने अपने जो लॉज बनाए हैं एज्यूम किए, इसमें वाई का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं, उसने एज्यूम किया है कि ऐसा है, उसने इसका कोई प्रूफ नहीं दिया कि ऐसा क्यों है। और ना आपको 9th क्लास के सिलेबस में ऐसा है यहाँ पर आपको वाई लिखना है, आपको कोई नहीं पूछेगा वाई, ऐसा क्यों है। वो साइंटिस्ट है, वो स्टेप देख रहा था, देयर इज नो एग्जाम टू प्रूव दिस, मुझे तो नहीं मिली शुभम इसको प्रूफ करने के लिए।
एग्जैक्ट। कुछ चीजें इन्होंने एज्यूम की, मैं आपको भी कह रहा हूँ, साइंटिस्ट ने वो आज के दिन कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं कुछ एज्यूम करते हैं कि अब मैं आपको इसका थर्ड लॉ जब समझाऊंगा तब अच्छे में आप समझोगे कि केपलर तो बोलता है एलिप्टिकल, और न्यूटन ने जो ग्रेविटेशन लॉ दिया था वो क्या मान के दिया था, भाई वो सर्कुलर है, और उसने उसी का लॉ यूज किया। न्यूटन ने केपलर का लॉ यूज किया, और केपलर क्या बोलता था, एलिप्टिकल है। न्यूटन क्या बोलता है, मैंने उसको सर्कुलर मान के लॉ दे दिया आपको। जो इनवर्स स्क्वायर रूल हम पढ़ेंगे भी वो वैसी है। तो काफी चीजें कॉन्ट्राडिक्शन है। जब एज ए स्टूडेंट अभी तुम तो सिर्फ पढ़ के लिख देते एग्जाम में, जब उसको आप डीप में सोचना चाहोगे तब समझो आप सही डायरेक्शन में पढ़ाई कर रहे हो। उसके लिए आपको फिर ढूंढना पड़ेगा। मैं भी आपको कौन सी किताबें पढ़नी पड़ा रहा हूँ, ये जरूरी है पढ़ाना। अब ये लॉ समझे, आपको लॉ समझना है। लॉ क्या कहता है कि जो प्लेनेट है वो जिस इंटरवल में एक एरिया कवर करेगा, वो दूसरे इंटरवल में जो एरिया कवर करेगा, दोनों एरिया और टाइम इक्वल होंगे। इससे क्या पता लगता है, जब सन और अर्थ के बीच में डिस्टेंस कम होता है उस टाइम वो फास्ट मूव करता है, और जब उन दोनों के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होता है उसका स्पीड स्लो हो जाता है। तो मैंने आपसे वही प्रैक्टिकली पूछा कि आप लोगों ने आज तक कभी महसूस किया, अर्थ, आप तकरीबन 13-14 साल के तो हो आप लोग, आपने पूरे साल में कभी भी नोटिस किया यार आज थोड़ी अर्थ धीरे चल रही है, या आज अर्थ बहुत फास्ट चलने लग गई है? आप लोगों से आज तक किसी ने महसूस किया ऐसा? तो आप लोग खुद समझ जाओ कि ये लॉ में क्या कहना चाहता है। वो कहता है फास्ट मूव करेगी और दो एक बार स्लो मूव करेगी। मान लो हम इसको अर्थ ही मान लेते हैं, तो आप अभी 13 साल के हो, 14 साल, हमें पता एक साल में अर्थ पूरा राउंड लगाती है सन का। एग्री करते हो इस बात को? तो पूरे साल में पिछले साल आपने कभी भी ऐसा लगा कि अर्थ स्लो हो गई है, या कभी लगा अर्थ बहुत फास्ट भाग गई है? हाँ या ना? ये उसने लॉज अर्थ पे बैठ के बनाए हैं। आपको ये याद रखना उसने क्या बनाया है। अभी क्लियर है? अभी ये लॉ क्लियर हुआ तो हम आगे चलेंगे। अभी भी किसी को डाउट है तो बताइए। स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। हाँ, आप इसको कह सकते हो कि स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। तो इसको आप लिख सकते हो वी, और इसने ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया। आप एक साइंटिस्ट हो इसलिए आप दे रहे हो कि जो वेलोसिटी है वो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगी। अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो वेलोसिटी कम हो जाएगी। हाँ सर, विंटर में ऐसा लगता है। जय, मैंने तो आज तक नहीं देखा 40 साल में यार। तूने विंटर में ठंडी होती है, अर्थ स्लो नहीं होती है। मैं भी देखना अच्छा, विंटर्स में तो मैंने सुना दिन बहुत जल्दी कट जाता है, और सन में दिन बहुत सन जो समर होता है, लॉजिकली सोचो, समर में दिन काटना बड़ा मुश्किल होता है ना? और विंटर्स में दिन बहुत जल्दी निकल जाता है। तो विंटर का मतलब क्या हुआ, अर्थ सन से बहुत दूर है। लॉजिकली सोचो, विंटर कब आती है, जब प्लेनेट सन से बहुत दूर होगा, तभी तो सनरेज वहां तक नहीं पहुंच पाती है। तो विंटर में क्या होना चाहिए, स्लो चलना चाहिए। पर विंटर में तो टाइम बहुत फास्ट भागता है। आपका सुबह स्कूल का टाइम, शाम को ट्यूशन का टाइम, पता लगा रात आ गई, और रात को आप सोया तो जल्दी। विंटर में हर कोई जल्दी सोता, लेट उठता है। इसका मतलब विंटर में तो फास्ट चलना चाहिए अर्थ को, और समर में स्लो चलना चाहिए। तभी तो समर का दिन जो होता है बहुत लंबा लगता है। सुबह 5 बजे उठा देती मम्मी, क्योंकि सर्दी का गर्मी का मौसम है ना, उठ के बैठ के पढ़ाई करो। सर्दियों में इतना नहीं बोलती है। प्रैक्टिकली देखोगे तो उल्टा है। समर कब होता है, जब अर्थ और सन का डिस्टेंस पास में होता है। और विंटर कब होगा, जब अर्थ का डिस्टेंस सन से दूर होगा। अभी क्लियर है सबको? इज इट रियली 6 month डे एंड 6 month नाइट? हाँ, ये अंटार्कटिका की है, क्योंकि उसकी जो पोजीशन है कुछ ऐसी है कि वो सन के सामने 6 महीने रहता है, और सन के अपोजिट में 6 महीने रहता है। तो ये अर्थ पूरी सर्कुलर नहीं है, थोड़ी सी प्लेट है। और जो रूट है वो पूरा सर्कुलर नहीं है, वो थोड़ा इलिप्टिकल टाइप। तो इसने सही बताया था। ठीक है, अभी क्लियर जो हमने आज का सेकंड लॉ क्लियर, क्योंकि अभी लॉ थर्ड बाकी है और इनवर्स का रूल भी पढ़ना है, और आधा घंटा हो चुका है। आगे चल सकते हैं? क्या ये लॉ सबको क्लियर हुआ? क्लियर हुआ तो ये आगे चलता हूँ। शुभम, भूमिका, भुवन,
जिसको डाउट था, क्या सबका डाउट क्लियर है? तो आपको लॉज एक्चुअल में याद करना है। आप कभी स्कूल के टीचर से पूछना सर ऐसा क्यों होता है। हाँ, जिसका रीजन होगा तुमको रीजन पक्का बताऊँ, ठीक है। अब इसका कोई ऐसा तो रीजन मेरे को नहीं मिला कि मैं आपको बता पाऊँ ऐसा क्यों है, ठीक है। चलिए, अब थर्ड लॉ क्या कहता है। इसने 3 लॉ दिए थे। सो व्हाई इज एक्यूरेट टाइम ऑन द विच एक्यूरेट टाइम बेटा, व्हाई इज एक्यूरेट टाइम ऑन द अर्थ। अब कौन से टाइम की बात कर रहे हो मेरे को बता दो एक बार। वरुण, विच एक्यूरेट टाइम, वॉच। नहीं बेटा देखो, वॉच जो बनाई गई ना, उसका जो स्पीड बनाया गया, जो सेकंड की सुई, मिनट की, आवर की सुई है, उसको 24 आवर के हिसाब से बनाया गया। मशीन इंसान ने बनाई है, ठीक है। तो उसको पता है मेरे को 24, ये पूरा जो टाइम फ्रेम है उसको कैसे डिवाइड करना है। तो उसमें जो स्पीड होता है, देखो आपकी जो सुई घूमती है, ठीक है, तो स्पीड को कंट्रोल कौन करता है, मोटर। अब उसमें कितनी एचपी की मोटर लगानी है, किस स्पीड की मोटर लगानी है, तो इंसान को पता होता है। अगर मैं अब ये स्टॉप वॉच देखो, ठीक है, आप क्या करो विशाल, आप क्या कर रहे हो। हाँ बताया ना मैं, शो अंटार्कटिका में लगाता 6 महीने नाइट होती है, ठीक है। तो हम टाइम की बात करें, तो समझो आप जैसे गाड़ी चलाते हो, आप कांस्टेंट गाड़ी भी चला सकते हो, आप स्पीड से गाड़ी भगा सकते हो, आप गाड़ी रिटार्डेशन में ला सकते हो। तो एसिलेशन किसके हाथ में है, आपके हाथ में। तो वॉच बनाना किसके हाथ में है, तो इंसान के हाथ में। तो उसने जो घड़ी बनाते हैं, तो घड़ी का जो सर्किल होता है कि एक एक मतलब ये, इस सर्किल को कंप्लीट करने के लिए हमने पढ़ा था ना ये v इक्वल टू 2 पाई r अपॉन टी, ठीक है। अगर आपको ये टाइम सेट करना है, तो ये अगर आपकी घड़ी है, मान लो ये आपकी घड़ी है और ये आपकी सेकंड वाली सुई है जो टक 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 चलती रहती है, ठीक है। तो मैं आपको 60 सेकंड पे इसको सेट करना है कि एक एक मिनट में ये 60 एक राउंड कंप्लीट कर ले। एक राउंड कंप्लीट करके कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, 2 पाई r, ठीक है। आपको पता भाई उसको कितनी देर चलना है, 60 सेकंड। तो आप इसका वी सेट कर सकते हो। वी कैसे सेट होगा, इसको चलाने के लिए अंदर एक मोटर लगी होती है जो कंटिन्यूसली रोटेट करती है। अब इस मोटर की स्पीड तो आप चेंज कर सकते हो। आप एक्यूरेट उतनी ही रीडिंग की मोटर लगाओगे कि वो ये 60 सेकंड का टाइम उसी में ट्रेवल करेगी। आप देखो उसी में 3 मोटर्स हैं, एक आवर की सुई को कंट्रोल करती है, एक मिनट की सुई को कंट्रोल करती है और एक सेकंड की सुई को कंट्रोल करती है। तभी वो तीनों अपनी अपनी स्पीड से चलती है। अभी क्लियर वरुण, वरुण। चलिए, अब इसका जो थर्ड लॉ है वो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो थर्ड लॉ में क्या कहते हैं, इस लॉ को न्यूटन ने यूज किया था। हाफ वो जी इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर, जो इनवर्स स्क्वायर रूल कहते हैं, उसमें न्यूटन ने इसको काफी यूज किया था। अब थर्ड लॉ उसको क्या, उसने क्या कहा, तो थर्ड लॉ में कहा द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ ए प्लेनेट। मान लो ये आपका सन और इसके इधर एक प्लेनेट, ये हमारा प्लेनेट अर्थ, ये हमारा क्या है, सन। तो क्या कहता है, द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ प्लेनेट फ्रॉम सन। तो ये अर्थ है और ये प्लेनेट के बीच में डिस्टेंस कितना, मान लो आर, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम इज टेक अराउंड द मूव द सन। ये अर्थ और सन के बीच में आर डिस्टेंस है, और अर्थ को जो पूरा एक राउंड कंप्लीट करने में मान लो कितना टाइम लगता है, टी, टी टाइम लगता है। जैसे अभी हमको पता 365 डेज लगते हैं, हमारी पूरी कलेक्शन 365 की गई है, ठीक है। तो कहता है क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस, तो आर क्यूब, ये जो आर क्या डिस्टेंस है किसके बीच में, सन और अर्थ के बीच में, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या लिखा है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम टेकन, तो टी स्क्वायर। इसका उसने प्रूफ दिया था, इसका उसने प्रूफ दिया था, पर ये इसने नहीं दिया, इसने एज्यूम करके लिखा
इसका प्रूफ यूज किसने किया? न्यूटन ने। और बाद में जब दोनों को चेक किया गया, ये प्रूफ सही निकला। तो कुछ चीजें सही निकलती थी। कैन वी टेक डी? हाँ, हम डी भी ले सकते हैं। सर लास्ट पेज शो वन लॉ। भूमिका मतलब सर एट लास्ट प्लीज शो वन लॉ। नहीं समझा बेटा मैं। भूमिका वापस लिखो, आपका क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट लॉ फिर से आपने अटेंड नहीं किया था स्टार्टिंग में? समझाएंगे और अरे इसको ये समझाऊंगा कैसे। ये इसने सिर्फ कानून दिया था, इसने लॉ दिया था। पहले भूमिका बताओ। भूमिका सर एटलीस्ट प्लीज शो वन, इसका मतलब क्या है? फर्स्ट लॉ आपको नहीं समझा? आपने लेट ज्वाइन किया था क्या? फर्स्ट लॉ इतना ही है कि जो प्लेनेट होते हैं, शो इट, हाँ ये फर्स्ट लॉ है। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? जो प्लेनेट्स होते हैं वो सन के जो राउंड लगाते हैं वो सर्कुलर पाथ नहीं होता। तो पाथ कैसा होता है? एलिप्टिकल होता है। एलिप्टिकल मतलब उसके दो सेंटर होते हैं, एक सेंटर ये और एक सेंटर ये है। तो उसके एक सेंटर पे सन रहता है और पूरे पाथ पे क्या है? अर्थ ट्रेवल करती है। ठीक है, चलिए थर्ड वाला। फर्स्ट तो बहुत इजी, आपको सिर्फ याद करना है। तो थर्ड लॉ भी जो केपलर ने आपको दिया था, उसका उसने प्रूफ नहीं दिया। उसने सिर्फ इतना लिख दिया कि भाई इस प्लेनेट के सन से जो डिस्टेंस क्या है आर, और ये जितना टाइम लगाएगी वो टाइम क्या है? टी। तो जो आर क्यूब होगा वो टाइम के स्क्वायर होगा। ये इसने लॉ दिया था। इसका प्रूफ बहुत बाद में हुआ। ये प्रूफ इसका न्यूटन का ग्रेविटेशन लॉ देने के बाद हुआ कि हाँ ये सही था। ठीक है, अब इसको समझाता हूँ कैसे हुआ। ठीक है, रेडी समझने के लिए? हम सबको मालूम है कि जो सन है और अर्थ, ठीक है, इन दोनों के बीच में दो फोर्सेस काम करते हैं। कौन सा फोर्स होता है? एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जिसको हम एफ जी लिख सकते हैं, और दूसरा फोर्स होता है सेंट्रिपिटल फोर्स। प्रोपोर्शनली का वैल्यू इन्हें कांस्टेंट होता है। हाँ, तो अभी इन्होंने जो केपलर था, ये इसने लॉ दे दिया था। ठीक है, तो आर थ्री आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर उसने कांस्टेंट लाया, आर क्यूब इक्वल टू के स्क्वायर। इसको हम के बोल देते हैं, के मतलब केपलर कांस्टेंट। ठीक है, तो अब के पी केपलर कांस्टेंट इक्वल टू आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर। कांस्टेंट का मतलब होता है एक वैल्यू है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। ये बात याद रखना। जो कांस्टेंट होता है उसका कोई यूनिट नहीं होता, वो जस्ट वैल्यू होती है। इट कैन बी टू ऑल्सो, इट कैन बी 2.5 इंटू 10 की पावर 10 ऑल्सो, ये कुछ भी हो सकती है। मैंने जस्ट पी ऐसे लिख दिया, केपलर, के पी मतलब केपलर। ठीक है, नॉर्मली इसको के लिखा जाता है। ठीक है, वो नाम मैटर नहीं करता क्या नाम है। ठीक है, तो उसने क्या नियम दिया था? आर क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। जब मैंने इसको इक्वल किया तो क्या बन गया? आर क्यूब इक्वल टू के टी स्क्वायर। ये मैंने प्रोपोर्शनल साइन को इक्वल टू किया तो कांस्टेंट आ गया के पी। के बड़ा की छोटा है, इसका मतलब क्या है? ये कांस्टेंट कौन सा है? केपलर कांस्टेंट है। और ये किसके इक्वल है? आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, अब इसका प्रूफ बताता हूँ। ये प्रूफ बहुत बाद में आया था, वो सॉल्व कैसे किया उसने। ठीक है, फ्रेश समझो। ये समझो आपका सन है, मतलब आपका प्लेनेट का ऑर्बिट है। ये आपका प्लेनेट है ई, ये बीच में सन है। ठीक, इन दोनों के बीच में दो फोर्सेस काम करते हैं। ठीक है, कौन से फोर्सेस काम करते हैं? एक तो काम करता है एफ सी। सी मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स। हम लोगों ने लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा था, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर कोई भी चीज जब मोशन में होती है तो क्यों होती है?
वो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से होती है, ठीक है। और न्यूटन ने क्या कहा, ये फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ये फोर्स की जो वैल्यू होती है वो कहाँ से आती है, और ग्रेविटेशनल फोर्स से आती है, ठीक है। सर एक मिनट के लिए थर्ड लॉ दिखाओ ना प्लीज। थर्ड लॉ बेटा यही है, थर्ड लॉ इज आर क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। तो हमने इक्वल प्रोपोर्शनल साइन हटाया तो इक्वल टू आ गया, तो के कांस्टेंट आ गया, तो के पी इक्वल टू आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर। क्लियर अनुष्का? ओके, इसको ध्यान से समझो, इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये। तो उसने क्या कहा, जो अर्थ है वो सन के आसपास क्यों राउंड लगा रही है, तो कल न्यूटन ने क्या बताया था, ये कौन सा फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ठीक है। और कोई भी चीज, हमने मोशन में क्या पढ़ा था, कोई भी चीज अगर सर्कुलर घूम रही है वो उसके ऊपर कौन सा फोर्स काम करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स काम करता है। इसका मतलब ये दोनों फोर्स सेम है, ये तो बात सब लोग एग्री करते हो, ठीक है। हम क्या लेते हैं, मास ऑफ सन, इसको ले लेते हैं बिग एम, एंड मास ऑफ अर्थ स्मॉल एम ले लेते हैं, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको क्या ले लेते हैं, आर। और अर्थ को पूरा एक राउंड लगाने के लिए कितना टाइम लगता है, टाइम पीरियड, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना, फॉर वन राउंड, एक राउंड खत्म होने में कितना टाइम लगता है, टी, ठीक है। अभी हम लोग ये दोनों फोर्सेस लिखते हैं, एफ जी, मतलब यहाँ जी क्या बता रहा है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहा है। तो कल हमने जो जी पढ़ा था, तो बिगर जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो था, ये न्यूटन बता चुका है, ये उसके बाद की बात है। न्यूटन ने लॉ दे दिया है, केपलर ने अपना लॉ दे दिया है, हम उसके वजह से बता रहे हैं भाई उसका जो केपलर का लॉ था वो ठीक था, ठीक है। जी इंटू एम इंटू स्मॉल एम अपॉन क्या था, आर स्क्वायर, ये तो सबको कल याद होगा, हमने कल ये पढ़ा था। उसके बाद जो एफ सी होता है, ये आपका होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, इसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स। 11th क्लास में आपको इसको एक्सप्लेन किया जाएगा। इसका हल्का सा कैसे बताता हूँ आपको, हम लोगों ने न्यूटन सेकंड लॉ में क्या पढ़ा था, व्हाट इज न्यूटन सेकंड लॉ, बताइए, व्हाट इज न्यूटन सेकंड लॉ, उसने फोर्स को कैसे बताया था, जल्दी बताओ, व्हाट इज न्यूटन सेकंड लॉ, आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा हुआ है, इट इज मास इनटू एक्सेलरेशन, एकदम करेक्ट है ना, इक्वल एक्शन इक्वल रिएक्शन, ये बेटा थर्ड लॉ है। सेकंड लॉ क्या कहता है, मोमेंटम, जिसमें मोमेंटम पढ़ते हैं, है ना, चेंज इन मोमेंटम। तो जो फोर्स होता है ये मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये किसके ऊपर लग रहा है, ये हमारी अर्थ के ऊपर लग रहा है, किसकी वजह से लग रहा है, सन की वजह से लग रहा है। जो सन है एक सेंट्रीपिटल फोर्स अर्थ के ऊपर लगाता है ताकि उसको सर्कुलर मोशन में मेंटेन कर सके, ठीक है। तो फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो ये मास हो गया, और एक्सेलरेशन कितना हो गया, वी स्क्वायर अपॉन आर। इसका डेरिवेशन आप लोग 11th क्लास में पढ़ोगे, ये 9th के लेवल पे नहीं है, ये 11th क्लास में पढ़ाया जाता है कि एक्सेलरेशन इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर कैसे आता है। आपको केवल क्या याद रखना है, दिस एफ सी जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, जब भी कोई ऑब्जेक्ट, जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऐसे सर्कुलर मोशन में घूमेगा, अभी ध्यान दो, केपलर ने क्या कहा था, वो इलिप्टिकल में घूमता है, उसमें घूमता है इलिप्टिकल ऑर्बिट में। और न्यूटन क्या कहता है, न्यूटन कहता है वो सर्कुलर मोशन है। उसने जो अपना एक थ्योरम दिया था एफ जी वाला, ये किसके अकॉर्डिंगली दिया था, सर्कुलर मोशन के अकॉर्डिंगली दिया था। तो यहाँ पर ये एफ सी हम जो ले रहे हैं, ये एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये भी किसके लिए है, ये है अगर सर्कुलर ऑर्बिट है तो। कब होता है ये लो कब काम करता है, जब आप सर्कुलर ऑर्बिट की बात कर रहे हो, एम वी स्क्वायर अपॉन आर।
यहाँ तक क्लियर आप लोगों को? मैंने दो ही चीज लिखी है, एफ जी ग्रेविटेशनल फोर्स, जी इंटू एम इंटू स्मॉल एन अपॉन आर स्क्वायर, और एफ सी सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। आपको ये दोनों चीज याद रखनी है, इसका आपको डेरिवेशन कोई नहीं पूछेगा, ठीक है? व्हाट इज एफ सी? इट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स जो अर्थ के ऊपर लगता है उसके सर्कुलर मोशन में घूमने के लिए, ठीक है? अभी ये दोनों फोर्सेस सेम है, ये दोनों फोर्सेस सेम है, तो आपका एफ सी इक्वल टू एफ जी। तभी क्या होगा, ये अर्थ अपने ऑर्बिट से इधर नहीं जाएगी और ना ये इधर आएगी। व्हाट इज एम इंटू एम? बड़ा एम अभी लिखा है ना मैंने, बेटा, मास ऑफ सन बिग एम, मास ऑफ सन स्मॉल एम, ठीक है? आगे चले, तो ये जब दोनों फोर्स, ये दोनों फोर्स जब इक्वल होंगे तभी क्या होगा, अर्थ इसी ऑर्बिट में घूमेगी, ना तो ऑर्बिट से इधर जाएगी ना ऑर्बिट के इधर आएगी। जब आपके फोर्स इक्वल होते हैं, जब फोर्स इक्वल होंगे तभी उसको एक ही पोजीशन पर उसको रन करेंगे। क्लियर कंसेप्ट? इसलिए आपका एफ सी इक्वल टू एफ जी, ठीक है? अभी हम दोनों को लिखते हैं। एफ सी मेरा कितना है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू जी इंटू एम इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर। ये क्लियर सबको है ना? ये एफ सी हो गया और ये एफ जी हो गया, एफ सी इक्वल टू एफ जी। ये जो एम है ये मास ऑफ अर्थ है, ये इससे कैंसिल हो गया। अभी क्या बच गया, अभी देखो, और आर भी कर, एक इस आर से एक ही आर कैंसिल हो गया। अब क्या बच गया, वी स्क्वायर इक्वल टू जी इंटू एम अपॉन आर। सर वाई सर वो ये डेरिवेशन समझाता हूँ, फिर हम इसको डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है? सर वी जी टैब तो, ठीक है? वी स्क्वायर इक्वल टू जी इंटू एम अपॉन आर, ठीक है? अभी हमने एक चीज और पढ़ी थी, वी स्क्वायर, वी इक्वल टू क्या होता है, टू पाई आर अपॉन टी। याद करो, सर्कुलर मोशन, जब ये आपका, जब भी कोई चीज आपका सर्किल में घूमता है, सर प्लीज शो कैंसिलेशन, ठीक है? यहाँ पर इस एम से, ये मास ऑफ अर्थ है, इससे ये मास ऑफ अर्थ कट गया, एक आर से ये स्क्वायर कट गया, यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ आर बचेगा। तो वी स्क्वायर इक्वल टू जी इंटू एम अपॉन आर। हम सबको मालूम है ये अपना सन है, ये हमारी अर्थ है, ये जब सर्कुलर मोशन में चलती है तो वेलोसिटी क्या होती है, v इक्वल टू टू पाई आर अपॉन टी। आर क्या है, ये डिस्टेंस है, और टाइम क्या है, जो एक राउंड करने में कंप्लीट लेती है, ठीक है? अब v को हम यहाँ पर पुट करेंगे, तो टू पाई आर अपॉन टी का होल स्क्वायर इक्वल टू जी इंटू एम अपॉन आर, ठीक है? हमने v का वैल्यू उसमें पुट कर दिया, टू पाई आर अपॉन टी। अभी देखो क्या बन गया, स्क्वायर खोलेंगे तो फोर पाई का स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इक्वल टू जी इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर, नहीं सिर्फ आर, ओके? अभी क्या करते हैं, इनको आपस में एडजस्ट करते हैं, आर को यहाँ ले जाते हैं, और जो ये फोर पाई आर स्क्वायर, फोर पाई स्क्वायर है, इसको यहाँ नीचे ले आते हैं। तो क्या बन गया अभी आपका, आर स्क्वायर इंटू आर अपॉन टी स्क्वायर इक्वल टू जी एम अपॉन फोर पाई स्क्वायर, है ना? फोर पाई स्क्वायर नीचे आ गया और आर अपना ऊपर चला गया। अभी देखो यहाँ पे क्या बन गया, आर क्यूब अपॉन
टी स्क्वायर इक्वल टू क्या बन गया, जी इंटू एम अपॉन 4 पाई स्क्वायर। अभी ध्यान दो, जी क्या होता है हमारा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एम क्या होता है, मास ऑफ सन। 4 आपका कांस्टेंट वैल्यू है और पाई भी आपका कांस्टेंट वैल्यू। तो देखो, जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है वो चेंज होता है क्या, कभी भी चेंज नहीं होता। मास ऑफ सन रोज चेंज होता है क्या, ये भी चेंज नहीं होता। 4 है, वो चेंज नहीं होता, वो भी कांस्टेंट है। पाई भी क्या है, कांस्टेंट। इसका मतलब ये पूरा जो है ये क्या हो गया आपका, कांस्टेंट हो गया। ये सबको समझ में आया जो मैंने बताया, यहाँ तो कोई डाउट आप पूछ सकते हो। ये थर्ड लॉ इंपॉर्टेंट है किसको डाउट इसमें किसी भी स्टेप में? ये स्कूल का टीचर ये चीज़ कभी नहीं समझेगा कि आपके सिलेबस में ये चीज़ नहीं है। उन्होंने सिर्फ क्या बोला, थर्ड लॉ, कि भाई कांस्टेंट होता है। शिवम जी क्या डाउट है, डाउट बताइए, डाउट बताइए सर, ये डाउट है। मैंने सिंपल कैलकुलेशन की है और मैंने कुछ नहीं किया है सर। ये देखो, ये डाउट है, जीरो नहीं लिखना है। लास्ट स्टेप, ये आर ऊपर चला गया और ये 4 पाई r² नीचे आ गया। तो क्या बन गया, आर स्क्वायर इंटू आर अपॉन टी स्क्वायर इक्वल टू जी एम अपॉन 4 पाई r²। 2 पाई r अपॉन टी होल स्क्वायर कैसे आया, यहाँ पर देखो बेटा, ये वी स्क्वायर है ना, तो वी का वैल्यू क्या है, 2 पाई r अपॉन टी, उसके ऊपर लगेगा स्क्वायर। एग्री आर्यन? तो यहाँ पर शिवम, यहाँ पर क्या बन गया, r³ अपॉन टी स्क्वायर, यहाँ से बनेगा r² इंटू r³ नीचे क्या है, टी स्क्वायर, तो सेम चीज़ है, इक्वल टू जी इंटू एम अपॉन 4 पाई r², 4 पाई स्क्वायर। ठीक है, जी क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एम क्या होता है, मास ऑफ सन। कभी सन का मास चेंज होता है, कभी चेंज नहीं होता। 4 एक वैल्यू है, ये भी कभी चेंज नहीं होती। पाई भी एक कांस्टेंट है, वो भी चेंज नहीं होता। जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये भी चेंज नहीं होता। इससे हमको क्या मिला, इससे हमको ये मिल गया कि भाई r³ अपॉन टी स्क्वायर ये कांस्टेंट वैल्यू आएगी। और इसी कांस्टेंट को हमने क्या कहा था, Kp, केपलर कांस्टेंट। इसी को बोलते हैं केपलर कांस्टेंट। तो थर्ड लॉ में यही था। थर्ड लॉ में इन्होंने क्या बताया था केपलर ने, इफ द, थोड़ा इरेज करके फिर से समझाता हूँ। वन सेकेंड, आप लोग अटेंडेंस दो एक बार फटाफट, तब तक जब पढ़ाई करते करते हम अटेंडेंस का याद नहीं होता। प्लीज गिव अटेंडेंस फटाफट एक बार। स्क्रीन ही गायब हो गया है, किसी का स्क्रीन लेके आता हूँ। ये टॉपिक समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है आप लोगों को। जो कोई साइंटिस्ट बनना चाहेगा, ये लॉस पढ़ो और उनको अच्छी तरह समझो। लास्ट टॉपिक इसी में लास्ट बताना है, अभी लीव नहीं करेगा कोई, इंपॉर्टेंट स्टेप चल रहा है। सबको स्क्रीन दिख रहा है अभी? स्क्रीन हैंग आउट हो गया था, यस अभी स्क्रीन आ गया। तो अभी हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि r³, हमारा कंक्लूजन क्या आया था, ओके स्क्रीन हैंग हो गया, ओके वांट टू बिकम हैप्पी मैन, ओके गुड, ये तो अच्छी बात है। वापस से वो मेरा लॉग आउट हो गया, एक मिनट।
स्क्रीन शेयरिंग बार बार क्रैश हो रहा है। हाँ, अभी देख रहा है स्क्रीन सबको। तो अभी हमको यहाँ पर क्या मिला, तो आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर, ये क्या आ गया हमारा कांस्टेंट, और इसी को हम क्या कहते हैं केपलर कांस्टेंट। रुको अभी नहीं जाना है, जब मैं कहूँगा तब जाना। अभी देखो वापस थर्ड लॉ फिर से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। थर्ड लॉ क्या बताया था, थर्ड लॉ में क्या बताया गया था, अभी हमने क्या प्रूफ किया, केपलर ने प्रूफ नहीं किया था, ये प्रूफ बाद में आया, याद रखना। ठीक है, फिर से मेरा एक मिनट को जाना नहीं, ये कंसेप्ट हम क्लियर करके छोड़ेंगे। जैसे मैं उसको इरेज करने की कोशिश कर रहा हूँ। इरेज नहीं करता है, इसको कांस्टेंट नीचे। लेकिन आपको जाना, आप जा सकते हो, आपको जाने की जल्दी, कहीं जाना क्या आपको भागने जैसे क्यों पड़ी हुई है कि आपको भागना, जब मैं खुद आपको समझाने के लिए बैठा हूँ क्यों भाग रहे हो। ठीक है, तो केपलर ने जो थर्ड लॉ दिया था, उसने क्या कहा था, द क्यूब ऑफ mean distance of a planet from the sun is directly proportional to the square of time within। ये केपलर ने अपने समय में ये बता दिया था, और इसमें हमको क्या बोला था, आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। आर क्यूब सर डोंट रीड दिस अलाउड सर, आई वांट टू से समथिंग। वन सेकेंड मिश्रा। ठीक है, आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, हमने इक्वलिटी का साइन लिया तो क्या बन गया स्क्वायर, तो हमने क्या लिखा के पी इक्वल टू आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर। इसको हम क्या कहते हैं केपलर कांस्टेंट। ये केपलर ने 1600 एडी में दे दिया था। उसका न्यूटन आए, उन्होंने हमको क्या दिया फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। बाद में इसको और इसको जब चेक किया गया, ये दोनों करेक्ट निकले, पर केपलर ने क्या कहा था, वो कैसा होता है इलिप्टिकल, प्लेनेट सन के अराउंड इलिप्टिकल पाथ में घूमते हैं। ठीक है, और जो न्यूटन ने जो थ्योरी दी, उसने क्या कहा, भाई इलिप्टिकल नहीं होते, वो सर्कुलर होते। अब न्यूटन केपलर का यूज कर रहा है अपनी चीज प्रूफ करने के लिए, बट उसने जो बेस माना है, इसका बेस क्या था, ये इलिप्टिकल होना चाहिए। इसने इसका थ्योरम तो उठाया प्रूफ करने के लिए, बट इसका जो बेस है, क्योंकि इसकी जो थ्योरम है ये कब स्टैंड करती है, ये कब स्टैंड करती है जब पाथ कैसा हो इलिप्टिकल हो। इसने जो तीनों लॉज दिए, तीनों लॉज क्लियर का है कि पाथ इलिप्टिकल होना चाहिए, और ये थर्ड लॉ उसने उसी बेस से बनाया। पर न्यूटन अंकल आके क्या करते हैं, वो कहते हैं मैं तुम्हारा थ्योरम तो यूज करूंगा, बट तुम्हारा बेस यूज नहीं करूंगा। तुमने सारे लॉ बनाए किस पे हैं, इलिप्टिकल पे, और उसने फाउंडेशन क्या है, बेस क्या है इलिप्टिकल, उसके बेस पे उसने सारे लॉज दिए। पर न्यूटन कहता है तुम्हारे लॉज तो लूंगा लूंगा, बट तुम्हारा फाउंडेशन नहीं लूंगा। तो उसने उसको क्या बोला, इनका जो ऑर्बिट होता है वो कैसा होता है सर्कुलर होता है। जैसे साइंटिस्ट लोग जो प्रूफ करते हैं, ये आधे अधूरे प्रूफ करते हैं, ये फैक्ट बताता हूँ। ये कुछ चीज यहाँ से ले ली, कुछ चीज यहाँ से ले ली, जोड़ तोड़ के बोलेंगे ये हो गया, और उसको बाद में नोबेल पुरस्कार दे दिया जाता है। इसलिए साइंटिस्ट बनना है, अच्छे जेन्युइन साइंटिस्ट बनो। ओके, आज जो पढ़ाया उसमें किसी को डाउट, कोई शक, सबको क्लियर है जो पढ़ाया गया आज।
ठीक है, कल के जो भी रहेंगे अनाउंसमेंट्स मैं आपको ग्रुप पे भेजूंगी, ठीक है। पर क्विज की तैयारी करो, क्विज बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। प्राइज मनी इसमें रहेगा इस बार, ठीक है। मैंने पिछली बार भी काफ़ी प्राइजेस दिए थे, आप लोग अच्छी तैयारी करना, ठीक है। चलिए, मेरा 10th क्लास का टाइम हो गया है। 11th क्लास सब लोगों ने अटेंडेंस दे दिया? किसी को कोई डाउट, किसी को कोई शक तो नहीं है? ऑल आर हैप्पी टॉपिक के लिए? अनुष्का कुछ कहना चाहते हो? हाँ, एक तो जीके, मोस्टली हिस्ट्री, हिस्ट्री बेस्ड रहेगा। अच्छा, कुछ लोग लेट ज्वाइन किया था, तो कल क्विज रहेगा इंडिपेंडेंट डे के ऊपर, कोई वो नहीं रहेगा क्लास। कल शाम को सेशन है एक सनातन धर्म सर का, और मैं क्विज लूंगा आप लोगों का। हिस्ट्री के ऊपर क्विज रहेगा, बिफोर 1900, आफ्टर 1900 और आफ्टर इंडिपेंडेंस, ऐसे 3-4 लेवल पे क्विज रहेगा। आप ग्रुप बनाना है या इंडिविजुअल रहेगा, वो मैं आपको प्लानिंग करके बताऊंगा, ठीक है। चलिए, मेरे शाम को 7 बजे आप मैसेज का वेट कीजिए। यस सर, वांट टू से समथिंग। हाँ, बोलो अनुष्का, मैं आपको अनम्यूट करूँ? ओके, ठीक है बेटा, मैं आपको कॉल करता हूँ, ठीक है। यस।